जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये जो सेशन चलेगा ऑब्जेक्टिव का चलेगा और ये 9 बजे रात में हम लोग लेकर आएंगे। 9 बजे रात में हम लोग का ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा, लेकिन वीक में ये 2 दिन हम लेके आएंगे। एक याद रखिएगा रविवार के दिन और साथ ही साथ बृहस्पतिवार को। याद रखिएगा बृहस्पतिवार जो होगा, ये 2 दिन आप लोग एकदम याद करके रखिएगा, रविवार और बृहस्पतिवार, ये 2 दिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव का ये सेशन चलेगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लेके आएंगे। अगर आपका अभी जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर समाप्त हुआ है तभी फिजिक्स का चलेगा, फिर केमिस्ट्री समाप्त हो गया है तो हम केमिस्ट्री का जो होगा वो स्टार्ट करेंगे, फिर बायो का स्टार्ट करेंगे। यानी जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास लेते आएंगे। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का जो क्लास चलेगा इसमें आपको 25 क्वेश्चन, याद रखिएगा 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपको मिलेगा। यानी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी जो सेशन चलेगा इसमें 25 क्वेश्चन होगा। आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपका 25 में कितना सही हुआ, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम 10 सेकंड का समय देंगे। याद रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना समय देंगे हम, 10 सेकंड का समय देंगे, और आप लोग तुरंत कमेंट्स करके बताते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप एक कॉपी लेके बैठिएगा और साथ ही साथ क्या करते जाइएगा, जैसे पहला क्वेश्चन चला और आप तुरंत उसका आंसर, आपको मान लीजिए बी होगा तो आप अपना बी लिख लीजिए, फिर अपना दूसरा क्वेश्चन आएगा तो दूसरा क्वेश्चन का ए लिख लीजिए, और मान लीजिए आज सी लिख लिए, और आप लोग मिलाते जाइए और लास्ट में कमेंट्स करके बताइएगा। मान लीजिए अपना नाम लिखिए और नाम लिख कर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ताकि हमको पता चल सके और हम आपको बता सके कि अगले वीडियो में कि कौन से बच्चे थे जिनका 25 में 25 सही हुआ, कितना सही हुआ, ये हम आपको फुली डिटेल से बता सके। तो इसलिए आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। साथ ही साथ इसके अलावा आप लोग क्या कीजिएगा कि जब ये आपका पूरा सेशन समाप्त हो जाए तो एक अच्छी सी कॉपी लीजिए और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका एक नोटबुक तैयार हो जाएगा जिसमें सिलसिलेवार ढंग से ऑब्जेक्टिव रहेगा। जब तक ये आपका 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव, मतलब जब तक एग्ज़ाम हो उस समय तक जाते जाते आपके पास बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव का संग्रह हो गया रहेगा। तो इसलिए ये काम आप जरूर करिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा और उसमें ऑब्जेक्टिव को नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए जल्दी से हम लोग लेट ना करते हैं और आपका सेशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। आप लोग रेडी होंगे? पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। चलिए आपका समय जो है हम शुरू कर देते हैं। आपका समय शुरू है 10 सेकेंड, याद रखिएगा 10 सेकेंड आपका समय है आपका। जल्दी से आप लोग आंसर अपना कमेंट्स कीजिएगा। समय समाप्त हो गया। आपका सही आंसर जो होगा कि क्या होती है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। चलिए हम आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आपका टाइम स्टार्ट है। आपको बताना है, ऑप्शन है हम लोग का, पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा जो है वो परवलयिक दर्पण। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। आइए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। तो याद रखिएगा कि सोलर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके लिए हम लोग आपको टाइमर शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन से दर्पण का उपयोग जो है वो हजामत बनाने के लिए किया जाता है। चलिए हम आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है। आपका टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। आंसर जो होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये हम जब क्लास में आपको पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, तो उस दौरान हम आपको बताए भी थे कि हजामती दर्पण जो होता है उसमें अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो फिगर होता है क्या होता है? बड़ा बनता है। तो ये वहाँ से आप लोग अगर क्लास किए होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि मोटर चालक के सामने
दर्पण लगा होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए कि मोटर चालक के सामने अगर यहाँ पे देखिए अगर हेड लाइट रहता तो वहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा, और साइड मिरर तो यहाँ पे दूसरा आंसर होगा। यहाँ पे आप सेंस लीजिएगा साइड मिरर का, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको साइड मिरर का सेंस लेना है कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है। चलिए अब आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा जो है वो है उत्तल दर्पण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है, समय समाप्त, और आपका आंसर होगा कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम आपको ये बताए भी थे कि देखिए साइड भी अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 वर्ड का है और उत्तल भी 3 वर्ड का होता है। तो इससे आप तुरंत ट्रिक से पकड़िएगा और बता दीजिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है, याद रखिए उसमें ये कहाँ पे उपयोग होता है, तो साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, यानी चौथा का आंसर होगा सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर आएगा। चलिए 5 नंबर जो है उसको देखते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, आपको बताना है कि कैसा होता है। चलिए आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से बताइए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल, अवतल, समतल, युतल और अवतल। तो आपका टाइमिंग समाप्त हुआ, और इसका आंसर जो होगा वो होगा अवतल। तो याद रखिएगा कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। और हम आपको बताते चले कि ये भी हम आपको बताए थे कि जब पढ़ा रहे थे कि अवतल दर्पण का उपयोग, तो उस समय बताए थे कि जो सर्च लाइट होता है उसमें परावर्तक के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। चलिए आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। आपको बताना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बड़ा बनाना है, साथ ही साथ आभासी बनाना है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। जल्दी से बताइए, आपका टाइम जो है वो समाप्त हो गया, टाइम समाप्त हो गया। चलिए हम आपको बता दें कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण बता रहे थे तो हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में एक ही ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो भी हम आपको बताए थे कि जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए। जब P और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता था, पीछे बनता था और आभासी बनता था। बाकी सभी कंडीशन में कैसा बना था, वास्तविक बना था। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि P और F के बीच में, यानी कहने का मतलब है सीधे सीधी बात है कि फोकस पर, यानी पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा चलिए नीचे से एक और देखते हैं, वक्रता केंद्र पर, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा क्या, फोकस के अंदर। तो सीधी सीधी बात है कि फोकस के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि F और P के बीच में। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी, फोकस के अंदर। तो याद रखिएगा कि 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन तो जो था उसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। आपको बताना है कि कहाँ पे हम लोग अपने चेहरे को रखें ताकि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो, और हम लोग कौन से दर्पण में, तो ये आपको मालूम है अवतल दर्पण में, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो चलिए आपका टाइमिंग जो है वो हम शुरू कर देते हैं। चलिए टाइमिंग आपका स्टार्ट हो गया है। 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर बताना है जल्दी से कि क्या होगा। आपका समय जो है वो समाप्त हुआ। आपका क्वेश्चन जो था ध्यान से समझिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, तो वो होना चाहिए दर्पण के मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा कि दर्पण के मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो हम लोग का जो चेहरा होगा वो याद रखिएगा सीधा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आंसर इसका क्या बताए हैं, डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आइए जल्दी से बताइएगा, इसका टाइमिंग हमें स्टार्ट कर देते हैं। टाइमिंग स्टार्ट है। जिनका खाता नहीं खोला है वो इस क्वेश्चन से अपना खाता खोल सकते हैं। जल्दी से बताइएगा कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं। टाइमिंग समाप्त। तो आपको मालूम है कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा
वो हमारा सही होगा। तो याद रखिएगा 8 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। अब चलिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो गमन करती हैं, कैसी गमन करती हैं आपको जल्दी से बताना है। चलिए आपका टाइमिंग जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप क्लास किए होंगे तो बहुत ही आसानी से बता दीजिएगा। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। याद रखिएगा प्रकाश की किरणें जो हैं वो हमेशा कैसे गमन करती हैं, तो सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी 9 नंबर का आंसर होगा ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। आपको बताना है कि प्रकाश तरंग किस तरह का इसमें से तरंग का रूप है। आपका टाइमिंग जो है वो हम स्टार्ट कर दिए हैं, आपको जल्दी से बताना है, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग का उदाहरण है। आपका समय जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है आपका। अब आपको बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण, तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको मालूम भी है जब हम पहला क्लास पढ़ाए थे कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, तो उस समय हम आपको बताए थे कि प्रकाश तरंग जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। चलिए आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है, आपको जल्दी से बताना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है किसके लिए। आपका टाइम जो है वो समाप्त हो गया, आपका टाइमिंग समाप्त हो चुका है। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के लिए, दूसरा केवल अवतल दर्पण, तीसरा जो है केवल समतल दर्पण के लिए, और चौथा है कि सभी परावर्तक सतह के लिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी परावर्तक सतह के लिए। याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपको बताना है। चलिए आपका टाइमिंग जो है स्टार्ट कर देते हैं। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। अगर आप क्लास निरंतर किए होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आपके पास और 2 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी। चलिए टाइमिंग आपका समाप्त हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए यहाँ से देखिए जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ये परावर्तक सतह था, ये हमारा ये अभिलंब था, ये मान लीजिए हमारा आपतित किरण था और इधर से हमारा परावर्तित किरण था। तो यहाँ पे जो कोण बना था इसको हम लोग बोले थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपतन कोण याद भी होना चाहिए कि आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और इसको हमने बोला था आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किए थे। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, बी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। हमसे पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल्दी से आपको बताना है। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको बताए भी थे कि बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है। चलिए आपका टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 13 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। कैसा बनता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, आपको बताना है। आपका टाइमिंग जो है हम स्टार्ट कर दिए हैं, जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, और इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम समाप्त हुआ, आपका टाइमिंग समाप्त हो चुका है। हम आपको बता दें कि समतल दर्पण जो होता है उसमें याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा ना, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है। तो ये रहा आपका 14 नंबर का आंसर होगा कौन सा, तो बी। 14 नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। आपको बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड का समय आपको दिए हैं, जल्दी से एकदम फास्ट। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हुआ। चलिए समय समाप्त हो चुका है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है याद रखिएगा ये हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 15 का ऑप्शन नंबर
ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है। जल्दी से, आपका टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है। चलिए आपका टाइम जो है वो, चलिए 5 सेकंड ज़्यादा इसमें आपको समय दे देते हैं कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए टाइमिंग जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, एक काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो आपको मालूम है कि अवतल दर्पण में भी बनता है, सीधे सीधे बात है, समतल में भी बनता है और साथ ही साथ उत्तल, तीनों में बनता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है, ये आपको मालूम है, समतल में बराबर बनता है और उत्तल में छोटा बनता है। तो इस कंडीशन में आवर्धित वर्ड का मतलब होता है, सीधी सीधी बात है, बड़ा, यानी बड़ा और सीधा। तो ये वो बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में। तो याद रखिएगा आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, यानी अवतल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पर हो चुका है, यहाँ पे पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो गया है, 10 ही सेकंड का इसमें समय देंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए अभी 5 सेकंड आपका 7 हो गया है, 8, 9 और ये रहा आपका समय समाप्त। तो याद रखिएगा 17 नंबर का आंसर जो होगा, जिससे प्रकाश आसानी से पार करता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट कर दिए। चलिए इसे 15 सेकंड का हम समय दे देंगे आपको। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, आपको बताना है कि किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए समय जो है वो आपका समाप्त हुआ। अब आपको बताना है कि याद रखिएगा कि किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अब कुछ ऑप्शन काटना भी सीखना जरूरी होता है। वास्तविक का मतलब सीधे सीधी बात है कि उल्टा बनता है। तो यहाँ पे समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में तो उत्तल, आप मान लीजिए उल्टा बनेगा नहीं, सीधे सीधी बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो गया। बचा कौन कौन, तो अवतल और साथ साथ उत्तल। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यानी ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, यानी सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। यानी याद रखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो याद रखिएगा ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 18। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। चलिए आपका टाइमिंग शुरू हो गया। चलिए इसमें भी हम आपको 15 सेकंड का समय देने वाले हैं। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जल्दी से बताना है कि कहाँ पे, यानी किस दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी प्रकार के दर्पण में। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पे बोला ना कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो चलिए आभासी प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में भी आपको मालूम है और उत्तल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है। लेकिन अवतल में क्या बनता था, बड़ा बनता था। समतल में बराबर बनता है, लेकिन उत्तल जो है वहां पे कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो इसी छोटा से हमने पकड़ लिया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है। चलिए यहाँ पे भी टाइमिंग आपका शुरू कर दिए। 15 सेकंड का इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपको समय देने वाले हैं, ताकि ये थोड़ा सा आपको समय मिल जाए, अच्छा आसानी से आप बता सके। आपको जल्दी से बताना है कि कहाँ पर वस्तु को रखा जाता था, तो अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब जो था फोकस पे बनता था। चलिए आपका टाइमिंग जो है वो समाप्त हो गया है। हम आपको बताते चलें कि अनंत पे जब हम लोग वस्तु को रखते थे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता था वो कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था। यानी 20 नंबर का आंसर होगा कौन सा, तो सी। 20 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। जल्दी से आप बताइएगा कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। टाइम जो है आपका 15 सेकंड दे रहे हैं अभी। इधर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बड़ा है इसीलिए। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। अब देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, अब देखिए यहाँ से ऑप्शन काट के आपको सिखलाते हैं। यहाँ देखिएगा
यहाँ पे वास्तविक दिया है, तो वास्तविक तो सीधी सीधी बात है कि वास्तविक उल्टा होता है, तो ये होगा नहीं। वास्तविक सीधा, तो ये भी गड़बड़ी है। बचा कौन कौन सा, तो 2, तो यहाँ पे काल्पनिक और उल्टा, तो और काल्पनिक और सीधा, तो सीधी सीधी बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो तो हमेशा सीधा बनता है, यानी उल्टा वाला ऑप्शन तो सीधे सीधे कलट गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये VVI क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आपको बताना है कि जो समतल दर्पण होता है उसके प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। टाइमिंग आपका शुरू हो गया है, 10 सेकेंड का समय देने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से बताइएगा। 6 सेकेंड हो चुका है, 7 सेकेंड, 8, 9 और 10, और आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। देखिए समतल दर्पण में अगर आवर्धन की बात करें ना, तो याद रखिएगा वो 1 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि आवर्धन में कि m बराबर होता है h' बट्टा h, और h' बट्टा h का मान 1 आता है समतल दर्पण में। क्यों आता है, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जब दोनों का मान बराबर रहेगा तो काटिएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर होगा, सी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दर्पण सूत्र आपको बताना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का समय हम दिए हैं इसके लिए भी। आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए, दर्पण सूत्र। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। दर्पण सूत्र आपको मालूम है कि हमने बताया कि 1/u + 1/v = 1/ क्या होता है, f होता है। तो चलिए यहाँ पे अब आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि सी जो है यही है का 1/f = 1/u + 1/v दिया है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है कि हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं। आपको बताना है कैसी वस्तुएं होती हैं, तो वो आपको बताना है कि किस प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं उसको हमारी आंखें देख सकती हैं। तो आपका टाइमिंग जो है वो हम आपका स्टार्ट कर दिए हैं, जल्दी से बताइएगा। 10 सेकेंड का हम समय देंगे। आपको बताना है कि हम लोग की जो आंखें हैं किस प्रकार की वस्तु को देख सकती हैं। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा दीप्त या प्रदीप्त, यानी हम लोग दोनों प्रकार की वस्तु को देख सकते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित कर रही हो उनको भी और जो नहीं करती हैं उनको भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब देखिए सूर्य क्या है, सीधी सीधी बात है, प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसको भी आप देख लेते हैं, और किताब वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो आप उसको भी देखते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये 24 क्वेश्चन हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, और आप लोग जानते हैं अंत भला तो सब भला। देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन किनका किनका सही होता है। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ। अपना नाम लिखिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि आपका कितना, ईमानदारी से बताते चलना है कि कितना आपका सही हुआ। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि अगला जो सेशन हम लोग का आएगा ऑब्जेक्टिव का वो बृहस्पतिवार को आएगा। याद रखिएगा, हम यहाँ पे एक बार और बता दें, बृहस्पतिवार को ये सेशन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव का। 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा आपका, और साथ ही साथ आपको बता दें कि संडे और बृहस्पतिवार को बाकी जो क्लासेस होंगी वो अपने जो टाइमिंग था उसके हिसाब से चलते रहेंगी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और लास्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम प्रकाश की सहायता से पिंड को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं, यह कथन आपको बताना है कैसा है, सत्य असत्य, आंशिक सत्य या आंशिक असत्य। आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए आपका जल्दी से आंसर बताइएगा कि क्या होगा इसका, कि हम प्रकाश की सहायता से पिंड को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं, यह कथन कैसा है। तो देखिए आपका टाइमिंग समाप्त हो गया। आपको बता दें कि ये कथन क्या है, सत्य है, यानी प्रकाश की सहायता से ही हम लोग किसी पिंड को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी जो होगा वो हमारा सही होगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया है। आप लोग अपना कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और आपको क्या दिक्कत आ रहा है। क्या आपको जो समय है 10 सेकंड से काम चल जा रहा है, या प्रत्येक क्वेश्चन में 15 सेकंड या 20 सेकंड का समय हम दें। आप कमेंट्स करके बताइएगा, तभी अगले सेशन में हम उसको सुधारेंगे और बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।